एक बार नमस्कार आप सबको, बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और इस मंच के ऊपर वाकई हर एक नाम मैं इन सभी को पर्सनली कई वर्षों से, दशकों से देख रहा हूं, मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और इनमें से एक एक डॉक्टर आपसे मिलना, आपके साथ बैठना एक सौभाग्य है। डॉक्टर एन.के. अग्रवाल जी, जनरल सर्जन एंड चेयरपर्सन अग्रवाल नर्सिंग होम बसना। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर एस.एस. पाड़ी जी, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल रायपुर से, और आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और जैसा मैं भी आपको बता रहा था, लोगों की दिलों की सेहत का बखूबी ख्याल रख रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के साथ। डॉक्टर सुशील शर्मा सर, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड डायरेक्टर मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, आपसे भी चर्चा का कई बार सौभाग्य मिला है। डॉक्टर यूसुफ मेमन सर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर साहब नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर चांदनी चंद्राकर जी, गायकोलॉजिस्ट, आनंद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स खरोरा। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अग्रवाल से ही। डॉक्टर अग्रवाल, कई दशक बीत गए हैं, बहुत सी संस्थाओं को हमने आपके बाद भी रूरल एरियाज में काम करते देखा है, लेकिन जो नाम, जो विश्वास, जो आज की भाषा में कहूं तो ब्रांड आप और आपकी संस्था बनकर उभरी है, शायद कमेंडेबल है, शायद ही उस तक पहुंचना सबके लिए संभव हो। क्या इसकी आपको पीछे पूंजी लगती है? क्या एक ऐसी चीज है जो आप अभी तक पहले दिन से करते आ रहे हैं, जिसने भरोसे को यहां तक पहुंचा दिया, नाम को यहां तक पहुंचा दिया? धन्यवाद पुनीत जी। मैं बसना जैसी एक छोटे से जगह, जहाँ की आबादी आज की तारीख में लगभग 15,000 मात्र की है, और मैंने अपने करियर की शुरुआत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो शासकीय अस्पताल, वहाँ शुरू की थी, और ये शुरुआत मैंने सन 1980 में की थी। मैंने जनरल सर्जरी में एमएस किया था, लेकिन शासकीय सेवा में मुझे एक छोटे से सेंटर, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता था, वहाँ मेरी नियुक्ति हुई, और शायद वो नियुक्ति ही आज इस बात का कारण बनी कि आज मैं उस छोटे से अंचल में एक 100 बिस्तर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने में सफल हुआ। वहाँ काम करते हुए मुझे लगा कि छोटे जगह में शायद डॉक्टरों की आवश्यकता ज़्यादा जरूरी है, और हुनर भी हो और जज्बा भी हो, तभी हम छोटी जगह में जाकर हम काम कर सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लाइट नहीं थी, ट्रांसपोर्ट के मीडिया नहीं थे, अस्पतालों में स्टाफ नहीं होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, परंतु काम करने के एक लगन मन में होने से मैंने वहाँ पे लगातार 20 वर्षों तक शासकीय सेवा में, उस छोटे से अस्पताल में, यदि आप देखेंगे तो शायद उसे अस्पताल नहीं कहेंगे, वहाँ पे भी हमने लगातार काम किया। 15,000 के करीब मैंने वहाँ नसबंदी के ऑपरेशन किए, छोटी छोटी सर्जरी, चूँकि मैं सर्जन था तो मुझे लगता था कुछ कुछ करते रहना चाहिए। अभाव में भी हमने बहुत सारी सर्जरी वहाँ पे की। उस समय में 1980 में, पुनीत जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1980 में मैंने अपने उस अस्पताल में सिजेरियन का ऑपरेशन किया था, जो शायद अभी कुछ वर्षों पहले ही महासमुंद जिला अस्पताल में शुरू हुआ है जी। तो ये काम करने का एक जज्बा था, एक मन में एक ये था कि हमें करना चाहिए। कोई उस स्थिति में जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं, जहाँ पे सुविधा नहीं, उस मरीज को जो सोचिए कि आप प्रसव पीड़ा में जो महिला है, उसे हम कैसे किसी और जगह भेज सकते थे। शायद मैंने वो जज्बा रखा, और इस बात की बिना परवाह किए कि क्या होगा, मैंने उस ऑपरेशन को किया, और एक के बाद एक सफलता मुझे मिलती रही। और ऐसा हुआ कि मैंने फिर वहीं पे भविष्य भी अपना वहाँ देखा, और 20 वर्षों की सेवा के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके धीरे धीरे एक छोटा सा 6 बेड का बिस्तर का अस्पताल, और फिर आज 100 बिस्तर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगातार आज भी मैं और मेरा पूरा परिवार, सभी चिकित्सक हैं, इस बात की चिंता करते हैं कि हम जिस मरीज को भर्ती करते हैं उसका पूरी तरह से इलाज करें, जितना भी संभव हो हमारे पास योगदान वो हम दें, और यदि लगता है कि वो शायद हमसे बाहर जा रहा है तो उसे
त्वरित बड़े अस्पतालों में या रायपुर के अस्पतालों में जहाँ पे भी उसकी जिस विधा के विशेषज्ञ हैं वहाँ पे भेजने का पूरा संकल्प लेते हैं, उन्हें उनके मुकाम तक पहुँचाते हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचाने में हम योगदान दे रहे हैं। जैसा आपने कहा, वाकई हर कोई मानता है और आपका बहुत रिस्पेक्ट है सर। मैंने देखा है डॉक्टर फ्रेटर्निटी के साथ में थोड़ा सा रहने का अवसर मिला है, तो मैंने देखा है सभी आपको बहुत मानते हैं, सभी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा एक सीरियस क्वेश्चन पर आऊँगा थोड़ी देर बाद, जो आज पूरे देश की फिक्र है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरी परीक्षा कि मैं सबको सुनवा सकूँ। धन्यवाद। डॉक्टर मेमन, आज की तारीख में कैंसर से बढ़कर चिंताजनक शायद ही कुछ और हो। भांति भांति के कैंसर, इतनी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बावजूद क्या इसकी वजह है? हम घूम फिरकर लाइफस्टाइल को सीधा दोष देते नजर आते हैं। कितना % आपको लगता है लाइफस्टाइल दोषी है, या फिर ये वक्त ही ऐसा, हम इससे बच नहीं सकते? क्या मानते हैं आप? देखिए, कैंसर की बीमारी में 95% कैंसर ऐसे होते हैं जो प्रिवेंटेबल होते हैं और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं। केवल 5% कैंसर जो है वो जेनेटिक होते हैं, जो माँ बाप से बच्चों में जीन के द्वारा इनहेरिट होते हैं। लेकिन 95% कैंसर्स जो होते हैं, जैसे कि 25 से 30% केसेस में कैंसर गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और शराब, इनकी वजह से 30 से 35% केसेस में अलग अलग इन्फेक्शन, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, जैसे कि एड्स वायरस है या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। बैक्टीरिया में देखें तो हम हेलिकोबैक्टर पायलोरी, इस तरह की कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, ये कैंसर कराते हैं। और 30 से 35% केसेस में हमारी जो दिनचर्या है जिसकी आपने बात की, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर आज की डेट में जो सामने आ रहा है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस में रहने की वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स जो है वो हमेशा निकलते रहते हैं। जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये एक स्ट्रेस में निकलने वाला हार्मोन है जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड पे वो जो है निकलता है और हमारे शरीर को किसी इमरजेंसी के लिए रेडी करता है। लेकिन हम इस स्ट्रेस के दौर में और खासकर कि सोशल मीडिया और मोबाइल के दौर में हमेशा स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं। हमारा दिमाग जो है वो ऐसे हार्मोन्स कंटिन्यूअसली निकालने के लिए ये स्टिमुलेटेड होते रहता है कि हमको पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया में हम रील देखते रहते हैं, कभी कोई लड़ाई वाला, कभी कोई रेप का न्यूज़ आ गया, कभी कहीं दंगा का न्यूज़ आ गया, कहीं पे कोई जो है किसी डॉक्टर को कुछ लोगों ने जो है हरास कर दिया, कहीं किसी आदमी को किसी ने मार दिया, कहीं किसी लेडी का रेप हो गया। हम इस तरह के न्यूज़ को कंटिन्यूअसली हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं और अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते रहते हैं जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में निकलना चाहिए, और वो जो है हमारे सारे सेल्स को, हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं और अल्टीमेटली वो हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनकी सब किडनी, इनकी बीमारियां और कैंसर भी कराते हैं। डॉक्टर SS पाड़ी सर, स्वागत है आपका मंच पर। जिस तरीके से आज हृदय आघात बढ़ रहा है, पहले के प्री सेशंस में भी आपने सुना होगा, हमने ये सवाल बार बार पूछा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आज फिट रहने की एक तरफ होड़ दिखती है, स्वास्थ्य को लेकर एक सजगता दिखती है आफ्टर कोविड, लेकिन उतने ही ज्यादा हार्ट पेशेंट्स बढ़ते हुए लगते हैं। क्या इसकी वजह आप देखते हैं? नहीं, घूम फिर के हम वही लाइफस्टाइल में आएंगे। लाइफस्टाइल जिस हिसाब से हम लोगों का ख़राब हुआ है, सर थोड़ा सा माइक पास कर लीजिए। और जो कोविड जो हमको सिखाया था हम नहीं सीखे हैं। वो खाली एक वहम है कि कोविड के बाद हम लोग स्वस्थ होने के लिए कोशिश करें, वो नहीं है। अब अगर रायपुर में भी देखेंगे तो कोविड के बाद कोविड से पहले जितना व्हीकल्स था उसका 2 गुना तो आज है जी। तो आज हम लोग चाय भी पीने जाते हैं तो 4 व्हीलर में लेके जाते हैं। तो लाइफस्टाइल जो है, देखिए सिंपल लॉजिक है कि आपका जितना इनकम करेंगे उतना खर्चा नहीं करेंगे तो जमा होगा। कुछ भी आप जितना कैलोरी इनकम करेंगे, जितना खाना खाएंगे, वो खर्चा नहीं करेंगे तो जमा होगा बॉडी में, और वो इधर उधर जमा होकर नुकसान करेगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान वो हार्ट को करता है, ब्रेन को करता है। और तीसरा है जो भी कैंसर जो हम देख रहे हैं उसका भी एक परिणाम है। मुझे लगता है कि आज व्हाट्सएप में इतने सारे नॉलेज है, हम लोग यहाँ बैठ के बेवकूफ़ जैसा बात करते हैं। व्हाट्सएप से और ज़्यादा बहुत सारा नॉलेज है। तो कौन सा नॉलेज आपको ज़रूरत है, कौन आपको अपना प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको यूज़ करिए। और सिंपल सी चीज़ है, आप लाइफस्टाइल ठीक करिए, आप स्वस्थ रहेंगे।
डॉक्टर सुशील शर्मा जी हैं, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मेडिशन हॉस्पिटल रायपुर से। जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर हम जब भी बात करते हैं, मेरे घर में भी कई पेशेंट्स हैं, उनको हम जैसे ही बोलते हैं कि जॉइंट को रिप्लेस करना है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, डर से मन भर जाता है। हम लाख उनको समझाने की कोशिश करें कि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी, थोड़ा मन में भय अभी भी है। जॉइंट रिप्लेसमेंट आज कितना सुविधाजनक है, ये क्यों करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को बताएं इस मंच पे। देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लॉन्गेविटी बढ़ रही है। पहले ये था कि हमारे जो एवरेज लाइफ थी अबाउट 62 टू 65 ईयर्स। जैसे अब डॉक्टर पहाड़ी जैसे लाइक गुड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और लोगों में अवेयरनेस है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और लोगों में अवेयरनेस हो गई है अपने अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, तो एक लॉन्गेविटी बढ़ रही है। आप देखेंगे आज भी कोई 70-75 ईयर्स के पर्सन को देखेंगे, ही लुक्स हेल्दी। अब यू कैन नॉट जज हिज हेल्थ एज बाय जस्ट बाय लुकिंग एट हिम। तो फिजियोलॉजिकल एज डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो जिस एज में हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज हो होती है, फिजियोलॉजिकल एज जो एक्चुअल हमारी एज होती है, जो डेट वाइज वो क्रोनोलॉजिकल हो होती है, और फिजियोलॉजिकल एज मतलब हमारी बॉडी कैसे दिख रही है। तो मे बी 70 साल का आदमी 50 साल के जैसे दिख सकता है। तो लेकिन जो बॉडी में डिजनरेशन होता है 30 ईयर्स के बाद, हर किसी की बॉडी में डिजनरेशन चालू हो जाता है, और कुछ लाइफ स्टाइल के कारण और कुछ एजिंग के कारण डेफिनेटली जॉइंट डैमेज होते हैं। और जॉइंट का डैमेज होना और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना एक अलग अलग चीज़ होती है। अगर हम टाइमली एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम अगर हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो बहुत हद तक हम अपने जॉइंट को डैमेज होने से रोक सकते हैं। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की एक बहुत मिथ है, क्योंकि जब ये सर्जरी चालू हुई थी तो बहुत अंडर डेवलप थी। कोई भी चीज़ जब चालू होती है, आप देखेंगे मोटर व्हीकल हुई थी, कितनी उसमें एसी नहीं था, आज मारुति लोग जाते थे, आज बहुत सारी लग्जरियस कार आ गई। तो नाउ वी आर इन द स्टेज की एक मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो चुका है। स्मॉल इंसिशन से नी रिप्लेसमेंट होता है, मिनिमम इंसिशन से हिप रिप्लेसमेंट होता है, नेविगेशन असिस्टेड सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी है, यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट है। अगर आपके दोनों कंपार्टमेंट में सिर्फ एक कंपार्टमेंट अगर डैमेज हो तो सिर्फ एक कंपार्टमेंट को ही चेंज किया जाता है। और ये नहीं, मैं नहीं कहता, आप गूगल सर्च करके देखिए कि ऑर्थोपेडिक की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी क्या होती है, तो उसमें आंसर आएगा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मेरे बहुत सारे ऑर्थोपेडिक फ्रेंड हैं, प्रीतम है, जय दिख रहा है मुझे, तो वी ऑल आर डूइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट टुगेदर। और एक ऐसी सर्जरी है जो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो चल नहीं पाते, व्हील चेयर से आते हैं, क्रॉच में आते हैं, लेकिन सर्जरी के सेम डे या नेक्स्ट डे वो चलने लगते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी। ये सब मिथ था जब इस सर्जरी अंडर डेवलप थी, लेकिन नाउ इट्स मोस्ट डेवलप सर्जरी। पेशेंट को हम सेकेंड डे डिस्चार्ज कर देते हैं, थर्ड डे डिस्चार्ज कर देते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज ये भी जो लोग देख रहे हैं कि अगर आप एक्टिव हैं और आपके शरीर में ताकत है तो बेहतर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप सुधार लें, बजाय कोई खास उम्र का इंतजार करने के। 18 ईयर्स के लड़के का भी, बच्चे का भी मैंने रिप्लेसमेंट किया है, 90 ईयर्स का भी रिप्लेसमेंट किया है। 90 साल का तो वो एक्टिव ही डिमांडेड मेरा नी रिप्लेस करिए, एक नी रिप्लेस किया, 92 साल में फिर आए मेरा दूसरा नी रिप्लेस कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल एज एंड योर विश। चलिए, अच्छी बात है, ये थॉट प्रोसेस चेंज हो, लोगों के मन से मिथ जाए। हमारे साथ में डॉक्टर चांदनी चंद्राकर जी भी हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से सृष्टि की पहली चिंता जन्म से शुरू हो जाती है, और वो तब होगा जब माँ स्वस्थ हो, शिशु स्वस्थ हो। ये तो हम हर परिवार में एक कॉमन चिंता देखते हैं। आप बताइए, आज की तारीख में माँओं की सेहत, बच्चों की सेहत, इसे लेकर प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, इस फैक्ट के साथ में कि सुविधाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। बहुत सी सुविधाओं के बावजूद ये क्यों हो रहा है, ये चिंता क्यों बढ़ी? पहले तो IBC 24 के परिवार को मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और Thank you, इस ma'am. टाइप के मंच की पहल करने के लिए। आजकल जो वुमेन हेल्थ है उस पर हमें खासकर ध्यान देने की बात है। वुमेन जो होती हैं वो हमेशा डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सोसाइटी, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने प्रोफेशन जो भी है उसके लिए। तो मेन जो कंसर्न होता है वो वुमेन का खुद का हेल्थ होता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर जाते हैं उस चीज़ को, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो या किसी भी प्रोफेशन के हो, तो वो अपने आप को प्रायोरिटी जो है वो लास्ट में रखती है। ये सबसे एक बड़ी बोलूँ महिमा है महिला की, या तो उसकी कमजोरी भी बोल सकते हैं उस चीज़ को। तो हमें उस चीज़ को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे घर में जो भी लोग हैं, माँ है, बहन है, वाइफ है, तो उनको कम से कम एक उनके लिए प्रायोरिटी टाइम देना चाहिए। उनके हेल्थ को लेकर भी हमें सोचना चाहिए।
वुमेन हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखा जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया है कि हमारा डाइट भी उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि जो हम लेते हैं उसमें संपूर्ण आहार मिले। तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है वुमेंस में बहुत कॉमन होने लगा है, जो बहुत ही छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही कॉमन है, रूरल एरिया में बहुत कॉमन है अनीमिया, जो खून की कमी हो जाना। उसके साथ साथ भी हम देखें तो अर्बन एरिया में भी अनीमिया हो सकता है। उसके आज वर्किंग वुमेंस जो है 30-35 से ऊपर हैं तो उनका बोन हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि वो अपने आप में ध्यान नहीं देती, डाइट हमारा सफिशिएंट नहीं होता है। हर कोई जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ को पहले देखना चाहता है, उसके बाद फिर हाँ हम अभी काम कर लेते हैं, उसके बाद घर गृहस्थी बसाएंगे, उसके बाद फिर बेबी के लिए प्लानिंग करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोफेशनल लाइफ या बाकी सब चीज़ को देखते देखते अपने पर्सनल लाइफ को बहुत पीछे ही छोड़ देते हैं, तो उसका इफेक्ट जो पड़ता है हमारी फर्टिलिटी पे, जो मेल और फीमेल दोनों के फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है कि उनको हाँ अब हमको प्लानिंग करना है तो हमको दर बदर भटकना पड़ेगा। नॉर्मली कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ये मैं रोज के ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनको प्लानिंग करने में बहुत चिंता लगी रहती है। उसके साथ में जब आते हैं पेशेंट तो इतने स्ट्रेसफुल अपने उस सिचुएशंस में रहते हैं कि वो स्ट्रेस इतना लेवल बढ़ा रहता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस जो है वो उतना कम होता है। एक दूसरी चीज़ ये है कि लोग पहले से ही, एक गूगल डॉक्टर भी है तो गूगल डॉक्टर का पूरा सर्च करके आते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद फिर आप उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, है ना, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो ये सारा चीज़ समझाने के बाद भी लोगों को समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानते होंगे ऐसा लगता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनफर्टिलिटी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। डॉक्टर मेमन, अभी आपने जिस तरह कैंसर के बारे में बताया था और हमने लाइफस्टाइल का एक पक्ष जाना कि वैचारिक तौर पर अगर आप परेशान होकर सो रहे हैं मोबाइल देखकर तो वो भी कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में पता नहीं क्या क्या शरीर के भीतर व्याधियां लेकर आ रहा है। आज की तारीख में हम बहुत सारी वैक्सीन्स के बारे में सुनते हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए भी कोई वैक्सीन है? किन्हीं खास चीज़ों को क्योर कर सकती है? कब ले सकते हैं? थोड़ा बताएं इसके बारे में। बहुत कुछ, जैसे डॉक्टर साहब कह रही थी, गूगल ज्ञान बहुत है, पर एक्चुअल ज्ञान दें। देखिए, कैंसर जो है इसके लिए एक सर्वाइकल कैंसर जो होता है महिलाओं में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, इसके अगेंस्ट अब वैक्सीन बन चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि कुछ वायरस की वजह से कैंसर होता है, उसमें एक होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये महिलाओं में जो गर्भाशय मुख का कैंसर होता है, ग्रामीण महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है जो इस वायरस की वजह से होता है। और पुरुषों में भी जेनाइटल और ओरल कैंसर्स जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। और मोस्टली ये 4 तरह के वायरस होते हैं, उसकी वजह से ये 90 to 95% केसेस कैंसर जो होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा, और इस वायरस के अगेंस्ट अब वैक्सीन बन चुका है जिसको हम लोग सर्वेरिक्स वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और ये देखा गया है कि इस वैक्सीन को लगाने से खासकर कि उन महिलाओं में और उन पुरुषों में जिनमें इस वायरस का पहले से कोई प्रभाव शरीर में वो नहीं आया है, उस समय अगर इस वैक्सीन को लगा दिया जाए तो 95% केसेस में हम इस कैंसर से बच सकते हैं। 22-23 साल की उम्र तक की लड़कियों को अगर ये वैक्सीन लगा दिया जाए तो वो इस वैक्सीन से बच जाते हैं। और पुरुषों में भी मुंह के कैंसर से, जेनाइटल कैंसर से बचना है तो ये वैक्सीन कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर पाड़ी, बहुत से परिवारों के लिए आप वाकई ईश्वर की तरह तब काम आते हैं जब वो बड़े संकट में पहुंचते हैं, हार्ट अटैक लेकर आते हैं या नियर टू हार्ट अटैक होते हैं, बड़ा खतरा होता है। इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद आज भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, चूक हैं, जो हम हर परिवार में देखते हैं। इन केस ऑफ हार्ट अटैक के सिम्टम्स को भांपने में बड़े सिमिलर हैं कुछ अन्य चीज़ों से। हम समझ ही नहीं पाते कि उस समय हमें क्या करना है। उस समय के लिए, वो क्रूशियल टाइम के लिए आप क्या यहाँ से बोलना चाहेंगे? आई थिंक ये बेस्ट प्लेस होगा कि आप उनको बताएं। देखिए, ऐसा है कि एक 90% जिन लोगों को अटैक भी होता है, पहला 90% लोग ये समझते हैं कि गैस्ट्राइटिस है करके, है ना, वो बहुत सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक है। दूसरा कॉमन मिस्टेक होता है, जैसा हम डॉक्टर चांदेल बात कर रहे थे, कि अगर कोई आदमी हेल्दी है और उसको अटैक भी होता है, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमको अटैक हो सकता है करके।
मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, उनको जब अटैक हुआ था 2 दिन तक वो एक्सेप्ट ही नहीं किए कि मुझे अटैक हुआ है करके, करेक्ट। तो पहला चीज़ है कि ध्यान ये रखिए कि कोई भी आदमी इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम अटैक। आपको 18 साल है, 80 साल है, यू आर नॉट इम्यून फ्रॉम अटैक। दूसरा चीज़ है कि सो कॉल्ड गैस्ट्राइटिस जो सिम्टम होता है, हम कॉमनली क्या बोलते हैं कि नाभि से ऊपर और कान से नीचे अगर कोई सिम्टम होता है, एनीथिंग, जैसा कोई पेन होता है, मचलन होता है, मे बी राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो मैटर नहीं करता है, सडन फैटिगबिलिटी लगता है, या मान लिए कि थोड़ा सा मान लिए कि एक्सरसाइज करते हैं, जैसा मान लिए कि मैं आधा घंटा डेली वॉक करता हूँ, लेकिन सडनली कल लगता है कि नहीं 10-15 मिनट वॉक करने के बाद मैं थक जा रहा हूँ, स्वेटिंग हो रहा है, फैटिग हो जा रहा हूँ, ये सब आपका मेजर अटैक का साइन हो सकता है। दूसरा है कि सो कॉल्ड जो गैस्ट्राइटिस होता है, आप लोग पेट में जलन होता है, छाती में जलन होता है, तो अगर मान लिए कि 10-15 मिनट तक आप जो भी लोकल ट्रीटमेंट करते हैं, कोई जेलोसिल खा देता है, पेंटोसिड खा देता है, या कुछ भी होम थेरेपी करते हैं, आधा घंटे के अंदर वो रिलीफ नहीं होता है, आप कोई भी डॉक्टर से ज़रूर सलाह करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक 20-25% केसेस में जो मेजर अटैक होता है वो बीपी को लो कर देता है। ठीक है। अराउंड 50% केसेस में RVMI होता है, जो होता है उसमें भी आपका बीपी कम रहता है। आपकी सर मैं एक बात ज़रूर यहाँ कोट करते हुए बोलना चाहूँगा, और इशारा हो रहा है कि हमारे चीफ गेस्ट मंच की तरफ आ रहे हैं, तो मेरे मन में तो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सबको और सुनूं, हम सब इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन एक इशारा हमको मिल रहा है कि हमारे चीफ गेस्ट इस मंच के ऊपर किसी भी बार यहाँ आ जाएंगे, तो इस सेशन को हमें यहीं क्लोज करना होगा। फिलहाल मैं आपकी एक बात को कोट करते हुए कि गूगल पर बहुत सारा ज्ञान है, सही भी है, लेकिन सिर्फ उन जानकारियों के आधार पर आप किसी जजमेंट तक पहुंच के अपनी या किसी अपने की जान खतरे में ना डालें। बेहतर होगा कि आपके नियरेस्ट जो सही डॉक्टर हैं उन तक आप जल्द से जल्द पहुंचें। ये जो गोल्डन आवर्स हैं इनको मिस करना बड़ा भारी पड़ता है, ऐसा कई बार हमने देखा है। सारे एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टाइज के साथ, टीम के साथ आपकी सेवा में सर्व करने के लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, आप सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जोरदार तालियों के साथ मंच पर अविनाश ग्रुप से हम उनके डायरेक्टर साहब को बुलाते हैं, मिस्टर सौरभ अग्रवाल जी, डायरेक्टर अविनाश ग्रुप। सर प्लीज कम ऑन स्टेज, जोरदार तालियां हो जाएं मिस्टर सौरभ अग्रवाल जी के लिए। 1996 में स्थापित अविनाश ग्रुप मध्य भारत का सबसे भरोसेमंद और बड़ा ब्रांड है। मैं सबसे पहले IBC की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस सम्मान समारोह के लिए जी। मैं अविनाश के बारे में कुछ 2 शब्द आपको बताना चाहूँगा। पहले अविनाश जी, अविनाश छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र में पिछले 28 सालों से अग्रणी रहा है और लगभग 57 प्रोजेक्ट अब सफलतापूर्वक हम लोगों ने अभी तक डिलीवर कर दिए हैं और लगभग 15,000 खुशहाल परिवारों को हमने उनके सपनों का घर दिया है। और अविनाश हमेशा से ही अपने इनोवेटिव आर्किटेक्चर डिज़ाइन और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत से लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिनमें मैग्नेटो मॉल, अविनाश वन, मारुति लाइफस्टाइल, अविनाश चितवन, ये प्रमुख हैं जो हमारी बेहतरीन कार्यशैली को दर्शाते हैं। और आने वाले समय में आप ना ही सिर्फ छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा बाहर के शहरों में ही, जैसे भुवनेश्वर, हैदराबाद या बेंगलोर जैसे शहरों में भी आप अविनाश के प्रोजेक्ट्स देखेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उन शहरों में भी अविनाश को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और हम अपने आप जो उन्नति हमने छत्तीसगढ़ में की है वो हम उन शहरों में भी कर पाएंगे। 15,000 से अधिक परिवारों को उनके आशियाने से मिलाने वाले टीम लीडर से आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपसे पूछा जाएगा अविनाश वन को लेकर बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन आपने हाई की हैं, जितने ग्लिम्स हम लोगों ने देखे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अविनाश वन एक मिक्स यूज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो कि मैग्नेटो मॉल के अपोजिट स्थित है। इसमें हम लोगों ने कुछ कमर्शियल स्पेस, रिटेल स्पेस, उसके अलावा ऑफिस स्पेस, एक नया कॉन्सेप्ट हमने स्टूडियो अपार्टमेंट का लेके आए हैं यहाँ पर, जो रायपुर में अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और अविनाश वन जो अभी आज के टाइम पे छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट टॉलेस्ट प्रोजेक्ट है ये, तो ये ऐसा एक बहुत अच्छा मिक्स यूज़ है जो लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में सहयोग करता है। क्योंकि अगर आपका ऑफिस आपके घर के नज़दीक होता है तो आपका एक कम्युनिकेशन टाइम, ट्रैवल टाइम बहुत बचता है, जो लोगों की क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कुछ आपको लगता है ज़रूरतों में बड़ा बुनियादी फ़र्क है? मेट्रोज़ की ज़रूरत है,
ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतें हैं, छत्तीसगढ़ जिस अंदाज में अपने आप को गढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है कि उस मुताबिक आपने कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं जो शायद अन्य पकड़ ना पाएं, जो आपकी यूएसपी बना है? कुछ इसके बारे में भी बताएं। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में दिया है और हमारे सभी प्रोजेक्ट्स में हमारे जो क्लब होते हैं वो हमारे यूएसपी होते हैं। हमारा हमेशा ये प्रयास होता है कि लोग अपनी जीवन शैली को और कैसे बेहतरीन कर सकें। अदरवाइज घर तो लेना सबके लिए आसान होता है या ज़मीन खरीद के घर भी बनाया जा सकता है, बट जो लाइफस्टाइल हम देना चाहते हैं लोगों को वो शायद अनमैचेबल है। एक बार जोरदार तालियां सौरभ जी के लिए, अविनाश ग्रुप के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आपने अपने व्यूज़ यहाँ शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।